हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो इसका हम अध्ययन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह अध्ययन हमें यह समझने में सहायता करता है कि प्रकृति कैसे कार्य करती है, विभिन्न जीव एक दूसरे से कैसे निर्भर हैं और किस प्रकार एक दूसरे के साथ ये संतुलित जीवन बनाए हुए हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के मूल सिद्धांत प्रकृति की कार्य प्रणाली की बुनियाद हैं। ठीक है, ये याद रहेगा। तो ये आपको लिखना है जब आप इस कई टॉपिक की शुरुआत करते हैं, तो आप कहेंगे कि यह अध्ययन हमें यह समझने में सहायता करता है कि प्रकृति कैसे कार्य करती है, विभिन्न जीव एक दूसरे पर कैसे निर्भर करते हैं और किस प्रकार ये एक संतुलित जीवन को बनाए रखे हुए हैं, और पारिस्थितिकी के मूल सिद्धांत प्रकृति की कार्य प्रणाली की बुनियाद हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत हम करेंगे वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि हिंदी में हम बोलेंगे पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इकोसिस्टम एक जैविक इकाई है। तो इकोसिस्टम क्या है? एक जैविक इकाई है और इसमें जैविक घटक और अजैविक घटक आपस में क्रिया करते हैं और ऊर्जा और पोषक तत्वों का प्रवाह करते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? जैविक अजैविक घटकों का आपस में क्रिया करना और ऊर्जा और पोषक तत्वों का प्रवाह होना, ये किस में अध्ययन किया जाता है? ये किस में होता है? ये प्रिंसिपल ऑफ इकोसिस्टम। जैसे कि हम उदाहरण में देखें तो एक जंगल, तालाब, समुद्र, मरुस्थल आदि सभी क्या है? पारिस्थितिक तंत्र हैं। तो इसके घटक कौन से हैं? इसके घटक तो 3 घटक होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के। एक होता है उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटक। अगर इंग्लिश में देखें तो क्या होगा? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। तो इसमें क्या होता है? इसमें एग्जाम्पल लेंगे हम पेड़ और पौधे। उपभोक्ता में कौन होगा? मतलब कंज्यूम कौन करता है? हम, यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी जो जीव होते हैं वो, और इसमें कवक और बैक्टीरिया। तो इसके कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। किसके? पारिस्थितिकी तंत्र में। तो 3 एलिमेंट्स में सबसे पहले कौन आएगा? उत्पादक, यानी कि प्रोड्यूसर्स, जो ऊर्जा को प्रोड्यूस करते हैं, भोजन को कि यहाँ पे मान लो शुरुआत करते हैं, तो वो कौन है? पेड़ और पौधे। फिर उपभोक्ता, उपभोक्ता में कौन आएगा? यानी कि हम शाकाहारी और मांसाहारी जो जीव हैं वो। फिर अपघटक, फिर कवक और बैक्टीरिया, इसके क्या हो जाते हैं? एग्जाम्पल्स। अभी मैं उम्मीद करती हूँ आपको प्रिंसिपल ऑफ इकोसिस्टम में क्या क्या बताना है समझ आ गया होगा। यह एक जैविक इकाई है जिसमें जैविक घटक और भौतिक यानी कि अजैविक घटक आपस में जो क्रिया करते हैं उसको समझते हैं हम, और इसमें ऊर्जा और पोषक तत्वों का प्रवाह होता है। इसका उदाहरण पे हम क्या लेते हैं? जंगल, तालाब, समुद्र, मरुस्थल आदि क्या है? ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र हैं। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो इसका दूसरा जो बेसिक प्रिंसिपल जो हम पढ़ेंगे वो है ऊर्जा प्रवाह का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी फ्लो। तो सभी जीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो मुख्यतः सूर्य से प्राप्त होती है। तो इसमें हम अगर देखें तो ऊर्जा प्रवाह का सिद्धांत में हम देखते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह सूर्य से प्राप्त होती है। तो हम इसका क्या करते हैं? एक डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? सूर्य होगा। सूर्य से ही तो ऊर्जा बनेगी। सबसे पहले हम जो उत्पादक वर्ग हमने अभी पढ़ा है, पेड़ और पौधे, वो अपना भोजन किससे बनाते हैं? सूर्य से। तो सबसे पहले सूर्य, फिर उत्पादक, फिर वही कर्म है उपभोक्ता और फिर अपघटक। ठीक है, समझ गए? तो प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी फ्लो। तो ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? हमें भोजन चाहिए, और भोजन सूर्य से उत्पादक वर्ग जो वो बनाएगा, फिर उत्पादक वर्ग को कौन खाएगा? उपभोक्ता खाएगा, और फिर उपभोक्ता के आप मान लो कि मृत्यु के बाद वो जब मिट्टी में मिल जाता है तो वो कवक होते हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको और भी छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है, तो वो लास्ट स्टेज होगी। तो यह ऊर्जा धीरे धीरे क्या गर्मी के रूप में नष्ट होती जाती है, इसलिए क्या यह पुनः
पूर्ति के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो एनर्जी फ्लो क्या है, ये नहीं है कि बस एक बार चल ही रहा है, तो ये क्या है, हमें तो बार बार एनर्जी चाहिए, तो बार बार भोजन भी चाहिए, तो इसके लिए क्या है, हम क्या कह सकते हैं, यह पुनः प्राप्ति योग्य है। फिर नेक्स्ट है थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, यानी कि पारिस्थितिकी उत्तराधिकार का सिद्धांत। तो इसमें क्या है, यह प्रक्रिया है उस क्रमिक और अनुमानित परिवर्तन को दर्शाती है जिसके माध्यम से एक पारिस्थितिकी तंत्र समय के साथ विकसित होता है। ये बोल रहा है कि ये एक क्रमिक और अनुमानित परिवर्तन को दर्शाती है जो समय के साथ पारिस्थितिकी तंत्र में होता जाता है। जैसे कि ये आप मान लो उदाहरण के लिए कि एक ज्वालामुखी फटने से पहले कोई भूमि है, वहाँ पे वो बंजर पड़ी है, पर ज्वालामुखी के बाद क्या, धीरे धीरे शैवाल, घास, झाड़ियाँ और वृक्ष वहाँ पे उगने लग जाते हैं। तो ये क्या हो गया, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार का सिद्धांत। फिर हम देखते हैं हमारा फोर्थ वन। तो इसमें क्या है, फूड चेन एंड फूड वेब। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। इसमें क्या है, तो जीव आपस में भोजन के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। यह जुड़ाव क्या कहलाता है, खाद्य श्रृंखला कहलाता है, यानी फूड चेन कहलाता है। हम एग्जाम्पल देखें तो देखो, घास को खाएगा खरगोश, फिर खरगोश को खा लेगी लोमड़ी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक ऐसे ये क्रमिक रूप से चलता रहेगा। तो जीव आपस में भोजन के माध्यम से जुड़े हुए हैं और यह जुड़ाव क्या कहलाता है, खाद्य श्रृंखला कहलाता है या फूड चेन कहलाता है। जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो वो क्या कहलाता है, खाद्य जाल और फूड वेब, जिसको हम बोलेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल, तो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जल आदि पृथ्वी के भीतर एक चक्र के रूप में चलते रहते हैं। जैसे कि आप मान लो कि वातावरण में CO2 है और सूर्य है, तो उससे क्या, पेड़ अपना भोजन बनाएगा, फिर उसको गाय, भैंस या जो भी मान लो आप, वो जीव कोई भी है वो खा लेगा उसे। फिर मान लो कि गाय ने खा लिया, फिर मान लो कि आप कुछ ये श्वसन कर रही है तो वो छोड़ देगी कुछ तो CO2। फिर मान लो कि ये इसकी मृत्यु हो जाती है या कुछ भी है, तो वो क्या, मिट्टी में मिल गया, अपघटन हो गया। तो इसी तरीके से ये यहाँ से आकर आखिर में जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स और इंडस्ट्री से जो CO2 निकलती है और ये सारा इकट्ठा होके, और समुद्र जो है वो भी CO2 को क्या करता है, कैप्चर करता है अपने अंदर, क्योंकि उसके अंदर भी तो पेड़ पौधे हैं, उनको भी भोजन चाहिए। तो समुद्र, पेड़ पौधे, ये कुछ तो हैं जो कि CO2 को अपनी तरफ खींच लेते हैं, पर श्वसन प्रक्रियाएं और ये फॉसिल फ्यूल्स को वगैरह हम जिसको जलाते हैं तो इससे क्या होगा, ये रिलीज होगा और वो लेते हैं इसे। तो ऐसे कुछ लेना और ये देना, ये जो चक्र है ये रेगुलरली चलता रहता है। तो ये क्या कहलाता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल। वैसे ही ये नाइट्रोजन के लिए भी है, फास्फोरस और जल के लिए भी है। तो यह चक्र हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। फिर हमारा नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है जैव विविधता का सिद्धांत। तो जैव विविधता का सिद्धांत पारिस्थितिकी तंत्र में जितनी अधिक जीवों की विविधता होगी वह उतना ही अधिक स्थिर रहेगा। क्या बोल रहा है कि जितनी जैव मतलब उनकी प्रजातियां अलग अलग है, वो एक स्थान पे जितनी अधिक होंगी उतनी ही जैव विविधता संतुलित रहेगी। अगर कम है तो आप मान लो कि कोई शिकारी वर्ग ज़्यादा संख्या में है और उसको जो जिन जिन जातियों को वो खाते हैं उनकी संख्या कम हो गई, तो कुछ टाइम के बाद क्या है, जो जैसे कि आप मान लो लोमड़ी है वो खरगोश को खाती है, खरगोश की संख्या खत्म हो गई तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिर लोमड़ी भी खत्म हो जाएगी एक टाइम पे। तो क्या बोल रहा है कि यह जैव विविधता का सिद्धांत है। ये कहता है कि जितने जैव विविधता अधिक होगी, मतलब उसको जो नीचे जैसे कि घास की प्रजातियाँ अधिक होनी चाहिए, खरगोश कह लो, मेंढक कह लो, सांप कह लो, मतलब ये सारे जीवों की विविधता क्या होती है, अधिक होनी चाहिए। अगर ये अधिक है तो ये संतुलित रहेगी और कम है तो ये असंतुलित हो जाएगी। इसलिए जैव विविधता का सिद्धांत भी हमारे लिए ज़रूरी है। और अगला है पारिस्थितिकी संतुलन का सिद्धांत। तो इसमें क्या बोल रहा है कि पारिस्थितिकी संतुलन मतलब प्रकृति में हर जीव एक निश्चित स्थान रखता है अपना, वह अपनी भूमिका निभाता है। जब सभी घटक अपने कार्य को ठीक करते हैं तो क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित है। लेकिन यदि हम एक भी घटक को अधिक कर दें या ज़्यादा कम कर दें तो क्या होगा,
संतुलन बिगड़ जाएगा। आप ये मान लो कि शिकारी वर्ग अगर अधिक हो जाए तो जो नीचे वाली प्रजाति वो खत्म हो जाएगी, और नीचे वाली प्रजाति अधिक है ऊपर वाली कम है, तो मान लो फिर भी असंतुलन ही रहेगा, क्योंकि नीचे वाली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, उनको खाने वाला कोई है ही नहीं, तो असंतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए क्या, इन दोनों में क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। फिर हमारी आती है 8th प्रिंसिपल, कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि वहन क्षमता का सिद्धांत। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में सीमित संसाधन होते हैं, वह जीवों को सहन कर सकता है। वह कितना सहन कर सकता है, यानी कि वो क्या कहलाएगा, वहन क्षमता। यदि जनसंख्या ये मान लो कि वहन क्षमता से अधिक है तो दबाव पड़ेगा संसाधनों पर और वो संकट पैदा होगा। पर यदि मान लो कि जनसंख्या कम है और वहन क्षमता इतनी है कि हाँ ठीक है, वो उसको सहन कर सकती है, तो वो संतुलन बना रहेगा और पारिस्थितिक संकट उत्पन्न नहीं होगा। तो वहन क्षमता का सिद्धांत भी ज़रूरी है। और 9th जो हमारा सिद्धांत है वो कहलाता है पारस्परिकता और प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत, मतलब म्यूचुअलिज्म और कंपटीशन। इसमें क्या होगा कि इसमें जो पारस्परिकता है वो जब दो प्रजातियां एक दूसरे के को लाभ पहुंचाती हैं, जैसे कि मधुमक्खी और फूल एक दूसरे को लाभ पहुंचाती हैं, तो कुछ प्रजातियां क्या होती हैं, वो एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए बनी हुई होती हैं। लेकिन कुछ क्या है, वो कंपटीशन करती हैं। जैसे कि आप मान लो कि जो दो जीव हैं वो एक ही संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी देख लो कि दो पक्षी हैं वो एक घोंसले के लिए लड़ने लग जाएं, तो वो क्या हो गया, उनके लिए प्रतिस्पर्धा करने लग गए। तो ये दोनों ही क्या है, मुख्य सिद्धांत है हमारे इकोसिस्टम के। तो जो दो इकोलॉजी के, तो जब दो प्रजातियां एक दूसरे के साथ काम करती हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाती हैं तो वो क्या कहलाएगी, म्यूचुअलिज्म। और जब दोनों कंपटीशन करेंगी तो वो कंपटीशन। तो ये दोनों का क्या है, सिद्धांत। फिर हमारा नेक्स्ट 10th जो है वो है प्राकृतिक चयन और अनुकूलन का सिद्धांत। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जीव पर्यावरण के अनुसार स्वयं को ढालते हैं। जो जीव अपने आप को बेहतर रूप से ढाल ले, अनुकूलित कर ले पर्यावरण के अनुसार, तो वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक चयन। जैसे कि ऊँट है, आप मानो तो ऊँट रेगिस्तान में रहता है अगर, तो आप देखते हो कि वो रहता है वहाँ पे, तो उसके शरीर में क्या है, पानी संग्रहण करने की क्षमता है, तो यानी वो वहाँ पे सर्वाइव कर जाएगा। तो जीव पर्यावरण के अनुसार स्वयं को ढालते हैं। जो जीव बेहतर अनुकूलित होते हैं इसके, तो वो जीवित रहते हैं और वरना नहीं रह पाते। तो ये जो उनके प्रकृति चयन कहलाता है। तो हमारा लास्ट जो है 11th वो है मानव और पर्यावरण का संबंध। तो ये भी हमारे क्या है, इम्पोर्टेंट है इसमें सिद्धांतों में, कि ये बोल रहा है कि मानव का पर्यावरण पर और पर्यावरण का मानव पर क्या संबंध रहता है, और एक दूसरे पे हम देखते हैं तो असर भी छोड़ती हैं ये चीज़ें, तो ये निर्भर भी है एक दूसरे पर। तो मानव प्रकृति का हिस्सा है और उसी पर निर्भर भी है। लेकिन आधुनिक समय में क्या है, मानव की गतिविधियां बढ़ गई हैं, उद्योग, नगरीकरण, वनों की कटाई पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण बन चुकी हैं। तो ये भी इसका क्या इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल बनता है। तो लास्ट में जब हम निष्कर्ष निकालते हैं तो उसमें हम बताएंगे कि इन सभी ये सारे क्या हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और इसको हम समझकर क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि स्थायी विकास की ओर चल सकते हैं। इससे हमें यह पता भी चलता है कि जीवों का पर्यावरण पर कैसा संबंध है। ठीक है, तो ये 11 क्या थे हमारे प्रिंसिपल्स। तो अगर हम फटाफट एक बार इसको दोहरा लें तो बेसिक बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, प्रिंसिपल ऑफ इकोसिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, फूड चेन एंड फूड वेब, बायोजियोकेमिकल साइकिल, जैव विविधता का सिद्धांत, पारिस्थितिकी संतुलन का सिद्धांत, कैरिंग कैपेसिटी और म्यूचुअलिज्म और कंपटीशन, प्रकृति चयन और अनुकूलन का सिद्धांत, मानव और पर्यावरण का सिद्धांत। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।